हम उनसे बात कर रहे हैं। देव, हम आपसे सवाल ये करेंगे, ब्रेक पे जाने से पहले हम बीजेपी की बात कर रहे थे, अगर हम कांग्रेस की बात करें, यहाँ पर कहानी बिल्कुल ही उल्टी नजर आ रही है। जो भी अगर पार्टी के पोस्टर बैनर हैं, सिर्फ कमलनाथ का चेहरा वहां पर नजर आ रहा है। पार्टी के और जो बड़े चेहरे हैं, चलिए अगर हम प्रदेश की बात करें, दिग्विजय सिंह का चेहरा तो छोड़ दीजिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। क्या इसका मतलब निकाला जाए? और बीच में जो एक दूसरे के बीच तलखी भी थोड़ी बहुत देखने को मिली थी, जो बहुत बीजेपी ने जिसको लेकर काफी घेरा भी था कांग्रेस को, जो कमलनाथ और दिग्विजय के बीच विरोध हुआ था। बिल्कुल ज्योति, लेकिन सबसे पहले ये इस तरह आपके सवाल का जवाब देने के पहले कुछ ईवीएम पार्टी के सदस्यों से बात करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास मरावी जी। अच्छा मरावी जी, कहाँ आपकी ड्यूटी लगी है? सर मेरी यहाँ पे भितरवार अठारह पे आंतरिक। अच्छा अच्छा, तो कितने बजे आप आ गए थे और कब रवाना हो रहे हैं? 6 बजे ही आ गया था। अच्छा। हमारी टीम थोड़ी सी टाइम लगा। इस बार की व्यवस्था यहाँ कैसी रही? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अब किशोर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, करैया किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? 18 भितरवार। अच्छा, भितरवार में कितने वोटर हैं वहाँ? 1235। अच्छा अच्छा, तो कब रात को वहीं रुकेंगे? अच्छा अच्छा, तो ये देखिए बड़े खुश है, अपना चुनावी ड्यूटी पर जा रहे हैं। ये पूरी पार्टियां बसों से रवाना हो रही हैं और जो भितरवार और डबरा, ये जो हमारे ग्वालियर जिले के दूर के विधानसभा क्षेत्र है, जिनकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर है, तो उन विधानसभा क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि पहले से सुबह 6 बजे से पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। अब ज्योति, हम आते हैं आपके सवाल पर। हम क्या सवाल दोहराए? देव, एक और सवाल आपसे, जो कि आप अभी बात कर रहे थे उनसे, यानी कि जो बहुत दूर दराज वाले इलाके हैं, जो मतदान केंद्र है, वहां पर आज ही कर्मचारियों को भेज दिया गया। आप जैसा कि पूछ भी रहे थे कि रात को वहीं रुकेंगे, यानी कि क्योंकि सुबह मतदान शुरू जल्दी हो जाएगा 7 बजे से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतदान इस बार सुबह जल्दी शुरू होना है, इसलिए लोगों को रवाना कर दिया गया है। ठंड का सीजन भी हो रहा है, तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, उन्होंने जो व्यवस्था की है वो ऐसी व्यवस्था की है कि हर हाल में 7 बजे के पहले तक ये पोलिंग दल अपने अपने मतदान दल पर पहुंच जाए। वहां उनके वेलकम की, स्वागत की भी व्यवस्था की गई है ग्राम पंचायत द्वारा, और इसके अलावा उनके भोजन की भी व्यवस्था की गई है। मकसद यही है कि वो इत्मीनान से वहां पहुंच जाए, आराम से अपनी जगह ले लें और सुबह जल्दी से अपनी व्यवस्थाओं को अंजाम दे। सुबह मॉक पोल होगा सुबह 6 बजे और उसके बाद मतदान शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे मतदान दलों को सामान वितरित हो रहा है, वैसे वैसे मतदान दल अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए बसों से रवाना हो रहे हैं। उनके साथ सुरक्षा बल भी है, उनके पास पूरी मतदान सामग्री है, नाश्ते का पैकेट भी है, पानी की बोतल भी है। तो सारे अरेंजमेंट करके उनको भेजा जा रहा है ताकि वो वहां किसी प्रकार के किसी पैनिक में ना रहे, किसी प्रॉब्लम में ना रहे। और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, वो शाम को पूरे मतदान दलों का अवलोकन करेंगे कि वो अपनी जगह तक मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं या नहीं पहुंच गए हैं, और व्यवस्थाओं का जायजा दें। देव, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर खान भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, हम आपसे जानना चाहेंगे, तमाम जगहों पर इलाकों का आपने दौरा किया, लोगों से बातचीत की, नेताओं से बातचीत की, किस तरीके का माहौल आपको लग रहा है इस बार के चुनावों में? देखिए, जिस तरह से मालवा और निमाड़ की बात करें तो मालवा और निमाड़ में खासकर आदिवासी जो सीटें हैं उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है और शहरी क्षेत्र भी काफी बड़ा है। जैसे इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, या हम प्रॉपर खंडवा की बात करें, खरगोन की बात करें, तो ये शहरी इलाके हैं। लेकिन धार, झाबुआ, अलीराजपुर और हम बड़वानी की बात करें तो जो इलाके हैं धार के, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पर कांग्रेस के जो विधायक है, पिछली बार कांग्रेस ने लगभग 30 सीटें यहाँ से हासिल की थी और उपचुनाव होने के बाद भाजपा ने 33 सीटें। तो यहाँ पर अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो सीधी टक्कर दोनों के बीच जो है नजर आ रही है। वर्तमान में जिस तरह से हम ये कहें कि भाजपा ने शहरी इलाकों में अपने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव में टिकट दिया है, तो वो जो सीट है कांग्रेस की है, तो वहां सीधी टक्कर हो गई है। और जिस तरह से जीतू पटवारी यहाँ से जो है कांग्रेस के उम्मीदवार है, वहां पर मधु वर्मा को जो है मैदान में उतारा है, तो वहां भी टक्कर की जो संभावना व्यक्त की जा रही है। इस तरह से जो अगर मालवा निमाड़ की बात करें तो सीधा मुकाबला दोनों ही प्रमुख दलों के बीच है। हम ये कहें, अगर एक कहावत की ऊंट किस करवट बैठेगा,
तो अभी ये कहना मुश्किल होगा। जिस तरह से दौरे किए गए, जिस तरह से हम लोगों ने लगातार लोगों से बात की, विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड भी जो हमने जाना, तो मुकाबला जो है दोनों के बीच है। अब ये देखना होगा कि जो मतदान के बाद जब वोटिंग मशीन जब गिनती होगी तो किसके पक्ष में जो है मतदाता जाते नजर आ रहे हैं। जी, देव श्रीमाली हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल, ये अभी सभी बहुत शुरुआती वक्त है, हम एक तरीके से माहौल जानने की कोशिश कर रहे थे आपसे कि स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत होती रही है पिछले दिनों, जो भी आपकी स्टोरीज आती रही हैं, नेताओं से आपकी बातचीत होती रही है। देव, सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, कई बहुत से इलेक्शन कई सालों से आपने कवर किए हैं, आपको अगर हम बात करें कितना बदलाव आप देखते हैं अब पिछले कई सालों के हिसाब से, अगर अब की हम बात करें कितना बदलाव सियासी तौर पर या फिर हम सामान्य तौर पर भी पूछना चाहें, आपको क्या नजर आता है? देखिए, 2018 में जो चुनाव हुआ था, चुनाव तो लगभग लगभग उसी स्थिति तक, उसी हालातों में रहा। लेकिन इस बार जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन्होंने ग्वालियर, खासतौर पर अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें, वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में ही इन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन इस बार इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरा जोर लगाया है कि 2018 का रिजल्ट यहाँ फिर ना कांग्रेस दोहरा पाए, और 2018 में जो बीजेपी सिर्फ 6 या 7 सीटों पर सिमट गई थी, वैसा ना हो पाए। और इसी पर लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों की रणनीति में अंतर यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नेताओं के जरिए मतदाता तक पहुंचने की कोशिश की, और कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर जनसंपर्क के जरिए, छोटी छोटी बैठकों के जरिए, जातीय समीकरणों को साधने के जरिए अपनी रणनीति बनाई थी और उसी पर काम किया। तो इस बार का चुनाव काफी रोचक रहा, हो अल्लाह और सभाओं की दृष्टि से भले ही बहुत बड़ा ना रहा हो। 2018 में यहाँ राहुल गांधी ने रोड शो किया था, इस बार राहुल गांधी ग्वालियर में नहीं आए, बल्कि दतिया में गए। प्रियंका गांधी दतिया में गई, जहां बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने रणनीति कांग्रेस की ये रही कि जहां बड़े नेता बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं पर हम ध्यान केंद्रित करें, और बाकी जगह पर उन्होंने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की कोशिश की कि आप छोटे छोटे संपर्कों के जरिए, बैठकों के जरिए, और खासतौर पर जातीय ध्रुवीकरण और जातीय हितों को साधने के, समीकरण साधने के कारण के जरिए अपनी गोटियां बिछाई। जी समीर खान हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हैं। समीर, अगर हम कांग्रेस की बात करें, बिल्कुल बीजेपी ने जैसे तमाम बड़े चेहरों को उतार दिया मैदान में, और एक के बाद एक केंद्र से नेताओं का आने का सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी रहा, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ का चेहरा हर जगह नजर आया। अगर हम पोस्टर्स की, बैनर्स की बात करें तो वहां पर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहीं कहीं नजर आए, कमलनाथ ही कमलनाथ चारों तरफ छाए रहे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने एकदम सही कहा कि राहुल और प्रियंका, हालांकि एक रोड शो जरूर जो है हम ये कहें कि प्रियंका गांधी ने इंदौर की विधानसभा 1 में किया था, और एक उनके द्वारा जो है हम ये कहें कि सांवेर विधानसभा जो ग्रामीण क्षेत्र से आती है इंदौर जिले की, वहां पर उन्होंने सभा की। मतलब जिस तरह से फोकस करने की बात है, 5 नंबर में भी हालांकि वो पहुंची थी, मतलब 3 विधानसभाओं को वो कवर कराई। लेकिन जैसे भाजपा की बात करें तो भाजपा की तुलना में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इंदौर के शहरी इलाकों में कम नजर आए। हालांकि मालवा निमाड़ में, बड़वानी जिले में राहुल गांधी जरूर पहुंचे थे। तो प्रियंका गांधी ने भी जो अपने जो लगातार दौरे थे, या बड़े नेताओं की बात करें, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की बात करें, तो इस बार मालवा और निमाड़ का रुख उनके द्वारा नहीं किया गया। जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने अपने हिसाब से जो है चुनाव को हैंडल किया, और जो कांग्रेस का फेस है कमलनाथ, वो ही नजर आए। कमलनाथ जो है जब नॉमिनेशन हुए, नामांकन फार्म हुए, तो वो सबसे पहले जो है तमाम जिलों में गए। इंदौर, खंडवा की बात करें, मालवा निमाड़ क्षेत्र की बात करें, उज्जैन की बात करें, और उसी तरह से जो है उन्होंने उसके बाद भी लगातार सभाएं की। हालांकि प्रियंका गांधी के साथ भी वो नजर आए, इसके अलावा भी हुआ है। तो कमलनाथ ही चेहरा है, और जिस तरह से मालवा और निमाड़ में पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, और कमलनाथ की जो एक जो मॉडल है वो विकास का मॉडल, या अर्थतंत्र को लेकर बात करें, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ जो माने जाते हैं, तो जनता में ये विश्वास पैदा करने की कोशिश की गई कि मध्य प्रदेश का भला, या हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की जनता का भला कमलनाथ कर सकते हैं। यही वजह रही कि इन तमाम इलाकों में जो है कमलनाथ का ही फेस जो है उसी को प्रोजेक्ट किया गया है। जी देव, अगर हम ग्वालियर, शिवपुरी, दिमनी और पिछौर सीट की बात करें तो यहाँ पर दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही जो उम्मीदवार हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं, और दोनों ही पूरे जोर शोर से यहाँ पर चुनाव प्रचार दोनों पार्टियों की तरफ से किया गया। क्या समीकरण आपको इन सीटों पर लगते हैं, क्योंकि काफी अहम सीटें ये हैं?
मामला तो दिमनी का है, मुरैना जिले की दिमनी सीट से वहां के सांसद और देश के दिग्गज बीजेपी के नेता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को उतारा गया है। और वहां जो है लगातार जो 2-3 वीडियो वायरल हुए उसके बाद से ये दिमनी क्षेत्र और नरेंद्र सिंह तोमर फिर एक बार चर्चा में आ गए हैं। वहां एक कांटे का मुकाबला हो रहा है और क्योंकि वहां बहुजन समाज पार्टी का भी बड़ा अच्छा होल्ड है और नरेंद्र सिंह तोमर जिस ठाकुर जाति से आते हैं उस जाति के वहां अच्छे वोटर हैं, लेकिन उनको खतरा कांग्रेस से है क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो वहां के विधायक है रविंद्र सिंह तोमर, वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, तोमर ही हैं। तो अगर उनमें वोट कटते हैं तो निश्चित तौर पर उनको लिए अच्छी खबर नहीं होगी। वहां एक रोचक मुकाबला है। इसी प्रकार से अगर हम पिछोर का देखेंगे तो पिछोर में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जो प्रीतम लोधी है उनको ही टिकट दिया है और प्रीतम लोधी का आपको याद होगा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ और कथावाचकों के खिलाफ लंबे भाषण देके जो उनके वायरल हुए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ी परेशानी में आ गई थी। आनंद फानंद में उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया था, लेकिन पिछोड़ में उनकी जो जातिगत ताकत है उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाई और महज 3 महीने के अंदर उनकी न केवल बीजेपी में वापसी हुई बल्कि पिछोड़ से मैदान में भी उतारा गया। पिछोड़ इस बार उनके लिए थोड़ी सुगम इसलिए लग रही है कि पिछोड़ से कांग्रेस के दिग्गज नेता केपी सिंह चुनाव लड़ रहे थे जो लगातार 1993 से एमएलए चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल ली है, वो शिवपुरी सीट से आ गए हैं जहां से यशोधरा राजे चुनाव लड़ती थी लेकिन इस बार नहीं लड़ रही। तो यह कि बड़ा जो हेर फेर दिखाई दे रहा है, तो इन सीटों पर भी बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इधर ग्वालियर में अगर हम बात करें तो ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, ऊर्जा मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के और सिंधिया जी के निकटतम आदमी है, वो जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं। उपचुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लगभग 32,000 वोट से जीते थे। तो अब वो मैदान में है, तो इसमें सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। सिंधिया की प्रतिष्ठा ग्वालियर की और सीटों पर भी दांव पे लगी है, जैसे कि ग्वालियर ग्रामीण में उनकी दादी चुनाव लड़ रही है माया सिंह, और वहां कांग्रेस के सतीश सिकरवार है जो मजबूत स्थिति में है, वो खुद उपचुनाव में जीते, उनकी पत्नी 45 साल बाद जो कांग्रेस की मेयर बनी। तो इस तरह से वो सिंधिया के लिए सीधी चुनौती है। अगर हम डबरा की बात करें तो डबरा में इमरती देवी कांग्रेस की बड़ी दिग्गज नेता मानी जाती थी, सिंधिया की बहुत ही विश्वस्त साथी है, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी में जाकर वो हार गई थी। अब एक बार बीजेपी ने फिर उन्हीं पे दांव लगाया है, तो वहां भी सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और कल लगातार 15 दिन से अगर हम देखेंगे तो चाहे वो भितरवार हो चाहे वो डबरा जी, तो मध्यम देव श्री माली की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। देव, हम आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव कल 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव है और 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव है। आपको बता दें चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मतदान केंद्रों पर सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी की गई है। हमारे साथ अतुल गौड़ हमारे संवाददाता भी बैतूल से जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अतुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कल वोटिंग है, इस लिहाज से अगर हम बात करें तो किस तरीके की तैयारियां आपको नजर आती हैं, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है, प्रचार प्रसार थम चुका है, ऐसे में कल चुनाव की कितनी तैयारियां आपको लगती हैं इलेक्शन के लिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि चुनाव प्रचार अब थम चुका है और प्रशासन ने अपने तौर पर निष्पक्ष, निर्भीक और बिल्कुल सुरक्षित मतदान कराने का संकल्प लेकर अपनी कमर कस ली है। अगर आज हम सुबह की प्रक्रिया की बात करें तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतदान दल तक मतदान कर्मचारी पहुंचाए जाने हैं, उनको मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए, उनको चुनाव सामग्री देने के लिए पूरा एक सिस्टम बनाया गया, जहां उनको मतदान दलों तक पहुंचाने के लिए संसाधन तैयार थे और इसके अलावा जो है उनको चुनाव से रिलेटेड जो सामग्री है वो उन तक पहुंचाए जाने के साथ साथ उन्हें ट्रेन किया गया, उन्हें बताया गया कि कैसे आपको चुनाव कराने के लिए इस सामग्री को मतदान केंद्र तक ले जाना है, उसका उपयोग किस तरह से करना है। और इसके अलावा अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह से पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है हर मतदान केंद्र की सुरक्षा के लिए और इस लिहाज से पुलिस के जो दस्ते हैं वो मतदान दलों तक रवाना किए जाने का क्रम आज सुबह 5 बजे से शुरू होकर के दोपहर 2 बजे तक संपन्न करा लिया जाएगा। और पूरी तरह से प्रशासन ये तैयारी कर चुका है कि हर तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो और निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र रूप से लोग मतदान कर सके। जी
और जो अगर हम बैतूल के लोगों के स्थानीय मुद्दों की बात करना चाहें, क्या खास मुद्दे इलाके के लोगों के हैं, किन किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट के लिए लोग निकलेंगे? जी, देखिए, अगर इस स्थानीय लोगों की बात करना अगर हम चाहते हैं तो स्थानीय लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं। वो रोजगार पर बात करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं जो है रोजगार से जुड़ी हुई जो समस्याएं उनको लगातार कई दिनों से फेस करनी पड़ रही हैं। उस दौरान उनके सामने अगर इस तरह के मुद्दे आते हैं और वो इस मुद्दों को ध्यान में रख करके अपना मतदान करेंगे, ऐसा मतदाताओं से जब हमने बात की तो ऐसा उनसे पूछताछ में प्रतीत हुआ कि वो निश्चित तौर पर रोजगार जैसे और स्थानीय समस्याएं, सड़क, बिजली, पानी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रख करके अपना मतदान करेंगे। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को प्रत्याशियों ने, पार्टियों ने उन तक पहुंचाने की कोशिश की है और लगातार वो उनके ऊपर भी मंथन कर रहे हैं। और अब ये स्वतंत्र समय है जिस समय मतदाता पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर ये विचार करने पर लगा हुआ है कि उसे किन मुद्दों पर, किस पार्टी के पक्ष में, किस प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान। जी संजीव, अगला सवाल आपसे देखा ये गया इस बार दोनों ही पार्टियों ने खासतौर से किसानों को पर फोकस किया, महिलाओं पर फोकस किया। जिस तरीके से बीजेपी ने तो महिलाओं के लिए तमाम जो काम किए हैं, जो नीतियां चलाई हैं, कार्यक्रम चलाए हैं, कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने भी कई वायदे कर दिए कि अगर हमारी सरकार आई तो महिलाओं के पक्ष में ये किया जाएगा, महिलाओं के लिए अच्छा खासा अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्या लगता है ये जो अलग अलग वायदे इस बार इनकी झड़ी लगाई गई, कितना असर ये डालेंगे? बिल्कुल ज्योति, इन सब जो काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हैं उनका असर दिख रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब भारतीय जनता पार्टी लगभग चुनाव से गायब होने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि लोग बदलाव पे आ रहे हैं। लेकिन उसी समय कमलनाथ ने घोषणा कर दी कि वो 1500 रुपये प्रति महीने महिलाओं को देंगे और उन्होंने फॉर्म भरवाने शुरू कर दी नारी सम्मान योजना के। जब 52 लाख फॉर्म भर गए, जब भारतीय जनता पार्टी चैतन्य हुई, उसे लगा कि ये मुद्दा बहुत बड़ा बन जाएगा और लाडली बहना योजना लेके शिवराज आए। क्योंकि मामला ये आ गया कि कांग्रेस वादा कर रही थी कि जब हम सरकार में आएंगे जब हम आपको 1500 रुपये महीने देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सरकार ने ये, चूंकि वो सरकार में थे तो कर सकते थे, तो उन्होंने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया और पैसे 1000 रुपये से लाडली बहना को देने शुरू कर दिए। फिर वो 1250 हो गए हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका कहना है कि हम 3000 तक ले जाएंगे। तो जब मैं बहुत सारे अलग अलग जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में गया तो ये महसूस किया कि महिलाओं में जो अंडर करंट है इस पैसे के आने का, वो भारतीय जनता पार्टी के वोट में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम आपको 500 रुपये में गैस देंगे। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने उन्हें 450 रुपये में गैस कर दी। इसी तरीके से बिजली का था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बिजली वसूली पर अभी रोक लगाई है, पर कहा है कि उनकी सरकार आने पर वो 100 यूनिट तक बिजली फ्री करेगी। तो इस तरह से जो फ्री की योजनाओं पे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी ये कहा करती थी कि फ्री की योजनाएं हम नहीं देते हैं, पर कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली जिस तरह से फ्री की योजना देकर चुनाव जीते गए हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से इस तरह की योजनाओं को देने के लिए ना सिर्फ तैयार है, बल्कि मध्य प्रदेश में तो दे भी दी हैं और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वादा कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में जहाँ तक मैंने ये देखा है कि महिलाओं में जो अभी 7 तारीख को पैसे आ गए, जो धनतेरस के पहले आ गए, दीपावली उन्होंने मनाई है, तो कहीं ना कहीं उन्हें याद रहेंगे और ये जो वोट होगा जो भारतीय जनता पार्टी को निसंदेह फायदे देगा। तो एक तरह से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना पेपर काफ़ी दिन पहले आउट कर दिया, जिसका फ़ायदा उठा के भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को साध लिया, महिलाओं को वो सब चीज़ें दे दी जिनकी इनको परेशानियां होती थी और उनके हाथ पर 1250 रुपये प्रति माह आने लगे। 4 बार आ भी चुके हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी एक और घोषणा कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस योजना को 3000 रुपये प्रति महीने तक ले जाया जाएगा। तो जिन घरों में 3, 4, 5 या 6 महिलाएं हैं और जिनको ये पैसा मिल रहा है, तो उनके मन में ये बात आ रही है कि यदि हमारे घर 5 महिलाएं हैं और 3000 रुपये महीने मिलेगा तो उन्हें 15,000 रुपये घर में आने लगेगा, जो बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक और काम शिवराज सरकार ने किया है और उसका बार बार प्रचार कर रहे हैं वो है
महिला का सशक्तिकरण जो समूह बनाया जाता है कि हर महिला को हम लखपति बहन बनाएंगे। तो जो शिवराज सिंह चौहान के कहने का तरीका है वो महिलाओं को टच करता है कि अब हमारी महिला अबला नहीं है, अब हम उसको 1 लाख रुपए तक उसकी आय करेंगे साल की, और जिससे कि उसको लखपति बहन नाम दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की है। फिर स्टूडेंट की तरफ गए हैं, बेरोजगारों की तरफ गए, बेरोजगारों को जो स्टाइफंड की जैसा जो वो सीख के आ रहे हैं, कहीं प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं, और यदि वो रजिस्टर्ड है तो 8,000 रुपये महीने मिल रहा है, स्टूडेंट को पैसे मिल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ना तो किसी जाति समीकरण को बिगाड़ना चाहती है, ना किसी वर्ग को नाराज करना चाहती है, और ना महिलाओं, बच्चों, स्टूडेंट, बुजुर्गों, दिव्यांगों सभी के लिए अलग अलग योजनाएं लेके आए हैं। और अब तो जो प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश से 1000 किलोमीटर दूर जो घोषणा कर दी है आदिवासियों के लिए, और अगर उसका प्रचार सही ढंग से हो गया तो आदिवासियों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश का आदिवासी वोट बैंक दूर हो गया था, तो जो आज घोषणा पेपरों में छपी है प्रधानमंत्री की, वो बहुत असर करेगी। जी, तो आदिवासी वोट बैंक को भी साधने की पूरी कोशिश संजीव बिल्कुल बीजेपी की तरफ से की गई है। अतुल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हैं। अतुल, बीजेपी ने बहुत सदे हुए तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत इस बार चुनाव प्रचार प्रसार किया। हालांकि शुरुआत में जो ठंडा सा पड़ा था वो अंत तक आते आते बहुत ऊंचाइयों पर चला गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूरी तरीके से कमान अपने हाथ में ली, प्रचार प्रसार किया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस में तो कमलनाथ सिर्फ 15 महीने के कार्यकाल पर जनता से वोट मांग रहे हैं। हालांकि वायदे उन्होंने भी महिलाओं को लेकर बहुत किए, महिलाओं के विकास के लिए तमाम बातें उन्होंने की। क्या लगता है आपको? जी देखिए, बीजेपी अपना चुनाव अभियान जो है चुनाव नजदीक आने के साथ नहीं करती है। बीजेपी लगभग 5 साल तक चुनाव लड़ने के बोर्ड में रहती है, और बीजेपी अतुल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी। देव, हमारा सवाल आपसे है, यही सवाल आपसे। जी चलिए, वक्त की कमी की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। और देव, आपका हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अतुल जी, आपका भी शुक्रिया, और संजीव, आपका तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर प्रशासन की तैयारी लगभग पूरी है। इसी सिलसिले में सीधी जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संजय गांधी कॉलेज से स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालविया ने एनडीटीवी से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। आज हम जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सीधी कलेक्टर साकेत मालवी जी से बात करेंगे। क्या कुछ अभी तक तैयार है? सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या तैयारियां हैं सर जब चुनाव के लिए? तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, अंतिम रूप देने में हम लोग जुटे हुए हैं। आप सभी देख ही रहे हैं 1207 मतदान केंद्र हैं, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां इसी जगह से रवाना होगी जहां हम सभी यहां पे भी खड़े हैं। और प्रत्येक 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए हम यहाँ पे काउंटर सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और प्रत्येक विधानसभा में 20 काउंटर रहेंगे, सामग्री और ईवीएम को देने के लिए भी और रिसीव करने के लिए भी। और एक काउंटर से लगभग 15 ईवीएम को हम पोलिंग पार्टियों को देंगे भी और रिसीव भी करेंगे, जिससे कि अनावश्यक अव्यवस्था ना बने और सभी कम समय में सुचारू तरीके से सामग्री प्राप्त भी कर सकें, और मतदान समाप्ति के पश्चात यहाँ आने के बाद जमा भी कर सकें। अति संवेदनशील एवं संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या क्या है सर, और क्या व्यवस्था है वहाँ? देखिए, जैसा कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मतदान के लिहाज से प्रत्येक केंद्र महत्वपूर्ण होता है और सभी की संवेदनशीलता उतनी ही रहती है। अब रह गई बात फोर्स डिप्लॉयमेंट के हिसाब से, तो पूर्व में जो उस क्षेत्र का जो आपराधिक इतिहास रहता है वो केवल निर्वाचन से संबंधित नहीं रहे। जो सामान्य भी वहाँ पे क्राइम्स होते हैं उसके आधार पे जो पुलिस विभाग के पास जो इनपुट्स रहते हैं, थानों में जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहते हैं, वो सबको ध्यान में रखते हुए एक आकलन किया जाता है कि कहाँ पे हम फोर्स की अतिरिक्त मात्रा स्टेशन करके रखें और कहाँ पे हम मोबाइल रूप में रखें। बट वो एसपी साहब आकलन कर रहे हैं और उसको ऑब्जर्वर महोदय के साथ चर्चा करके हम लोग अंतिम रूप दे देंगे। लेकिन पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स मोबाइल टीम में भी उपलब्ध रहेगी और सभी सीनियर ऑफिसर भी मूवमेंट पे रहेंगे, और प्रत्येक केंद्र से सूचनाओं का आदान प्रदान त्वरित गति से हो, इसके लिए भी हम लोग पर्याप्त व्यवस्था बनाए हुए हैं,
तो मुझे लगता है कि सभी केंद्र पे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान होने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। हम लोग इसीलिए प्रयास कर रहे हैं।